क्या पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति कोई स्पेशल ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है जो उन्हें फुलफिल करनी होती है? क्या उन्हें जो है स्पेशली उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको लव देना पड़ता है? और क्या ये जो देखभाल है, क्या दूसरे बच्चों को देने के लिए वो बाध्य नहीं होते, या फिर जितने भी संसार में बच्चे हैं उनके लिए उनकी ऑब्लिगेशन बनती है, ड्यूटी बनती है कि उनको प्यार दे, उनकी देखभाल करे, जैसा ट्रीटमेंट वो अपने बच्चों को देते हैं वैसे ही दूसरों को भी दे? क्या ऐसा है? क्या मतलब उन्हें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए? सभी लोगों को, सभी बच्चों को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए पेरेंट्स को? तो ये जो प्रॉब्लम है जेम्स रेकल्स अपने आर्टिकल मोरालिटी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इसमें उठाते हैं। तो इसी टेक्स्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो प्रॉब्लम है, डू पेरेंट्स हैव ऑब्लिगेशंस to their own children that they do not have to other children or to children in general? तो जो obligations है पेरेंट्स की, क्या सभी बच्चों के लिए होती है या फिर अपने ही बच्चों के लिए होती है? खाली उनको जो प्यार है वो अपने बच्चों को देना पड़ता है या फिर सभी को देना पड़ता है? तो ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो इस पर अलग अलग मत है, जैसे कि कन्फ्यूशनिस्ट जो है, जो कि सोशल कंजर्वेटिव्स थे। अब क्योंकि कंजर्वेटिव है तो वो कहेंगे कि पेरेंट्स का जो है उनको देखभाल करनी चाहिए अपने बच्चों की, उनका ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनती है अपने बच्चों के प्रति। तो कन्फ्यूशनिस्ट ये कहेंगे। लेकिन मोसू जो हैं वो क्या कहेंगे? वो इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली और ऐसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, उनको क्रिटिक है। वो कहेंगे कि जो पेरेंट्स है उन्हें इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के बीच में और दूसरे बच्चों के बीच में। जैसा प्यार वो खुद के बच्चों को करते हैं वैसा ही वो दूसरे के बच्चों के करे। यूनिवर्सल लव की बात करते हैं, वो लव जो ऑल एम्ब्रेसिंग हो, जो सब पर एक समान हो, दैट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो सभी को एक समान प्यार दे, ऐसे होने चाहिए पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू मोसू। लेकिन मेंग शू इस पर कंप्लेन करते हैं। वो लिखते हैं कि जो मोसू है, ये जो यूनिवर्सल लव की डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहे हैं, ये जो फैमिली है उसके लिए खतरनाक है, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि जो पेरेंट्स है वो एक समान दूसरों को भी, तो दूसरे बच्चे हैं उनको भी ऐसा ही प्यार देंगे ऐसा अपने बच्चों को देते हैं, तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन खतरे में आ जाएगा। तो जो स्पेशल ऑब्लिगेशन होती है, ट्रीटमेंट जो होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देता हो, तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंग शू, नहीं तो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर 3 अप्रोचेस दी गई है। ये 3 अप्रोचेस क्या हैं? पहली अप्रोच है कि जो मोरालिटी का आइडिया है कि उसको इम्पार्शियल होना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के बीच में, उसको रिजेक्ट कर दो। अगर इम्पार्शियलिटी को रिजेक्ट कर दोगे, पेरेंट्स पार्शियल हो जाएंगे, तो वो क्या है, स्पेशल प्रिविलेज जो है, स्पेशल ऑब्लिगेशन उनकी चिल्ड्रन की तरफ हो जाएंगी, स्पेशल ट्रीटमेंट वो अपने बच्चों को देंगे, दूसरे बच्चों को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे एक तरीके से, या फिर उनको बाद में ट्रीट करेंगे अगर जैसा उनका मन करेगा। अगर नहीं कर रहा है मन उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने का, उनकी देखभाल करने का, तो नहीं करेंगे, अपने बच्चों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो यहाँ पर पार्शियलिटी देखने के लिए मिलेगी इस पहले इसमें, तो इसको रिजेक्ट कर दिया ना क्योंकि इम्पार्शियलिटी को। सेकंड वाले में जो स्पेशल पेरेंटल ऑब्लिगेशन है, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो पार्शियलिटी नहीं होगी, इम्पार्शियलिटी का जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जैसे ट्रीटमेंट देते हैं वैसा ही दूसरे बच्चों को भी देंगे। तीसरी अप्रोच क्या है, इसमें जो दोनों ही नोशंस है उनके बीच में कंसिस्टेंसी आ सके, तो एक बीच का रास्ता ये तीसरी अप्रोच सजेस्ट करती है कि दोनों ही साइड जो है रह सके, पहले और दूसरी पार्शियली जो है दोनों अप्लाई हो सके। अब जो थर्ड अप्रोच है इसकी तरफ कैसे जा सकते हैं? अब जो इम्पार्शियलिटी होती है उसमें क्या होता है, जब पीपल जो है उनको सेम ट्रीटमेंट देने के लिए उनके बीच में रेलिवेंट डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर रेलिवेंट डिफरेंसेस है तो पार्शियलिटी होगी ही। जैसे कि एक क्रिमिनल ने कुछ क्राइम किया है तो उसके लिए उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है। तो अगर हमने क्रिमिनल को जेल में डाल दिया तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उस क्रिमिनल के प्रति पार्शियलिटी की है।
कि हमने उस क्रिमिनल को जेल में क्यों डाल दिया, एक सिटीजन आम नागरिक जिसने कुछ भी नहीं किया उसको जेल में क्यों नहीं डाला, क्योंकि भाई इसमें डिफरेंसेस है ना, एक ने क्राइम किया है एक ने नहीं किया है, तो जिसने क्राइम किया है जो क्रिमिनल है हम उसी को तो जेल में डालेंगे। तो रेलिवेंट डिफरेंसेस अगर है तो हम इम्पार्शियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते, पार्शियलिटी कर सकते हैं वहां पर। On this line, we can say that there is a relevant difference between one's own children and other children that justifies treating one's own children better. क्योंकि हमारे बच्चे में और दूसरों के बच्चों में जो है वो relevant differences मिलते हैं। एक हमारा बच्चा है, दूसरे का बच्चा है, हमारा जो बच्चा है उसके लिए हमें प्यार है और तो वो डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उस डिफरेंसेस के लिए हम जो है पार्शियलिटी कर सकते हैं इस तर्क पर। तो इसको हम कॉम्प्रोमाइज व्यू कह सकते हैं। इट इज अपीलिंग बट वी नीड टू आस्क व्हाई दैट डिफरेंस मैटर। तो ये अपीलिंग तो है लेकिन हमें पूछना होगा कि जो डिफरेंस है ये कैसे मैटर करता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, एक रेसिस्ट जो है वो कह सकता है इस डिफरेंस के प्रिंसिपल पर कि भाई जो ब्लैक्स और वाइट्स है उनमें डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, रेलेवेंट डिफरेंसेस है। तो इस बिहाफ पर वो जो वाइट्स है उनको बेटर ट्रीटमेंट दे सकता है इन कंपैरिजन टू द ब्लैक्स। तो कहेगा कि मैं बेटर ट्रीटमेंट दूंगा जो ब्लैक लोग हैं क्योंकि वो मेरे लोग हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, तो इसको हम रेलिवेंट नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंसेस है वो रेलिवेंट भी होने चाहिए। तो ये क्यों मैटर करता है कि जो बच्चा है अगर वो हमारा है तो हम जो है स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर हम जो है स्पेशल ट्रीटमेंट अपने बच्चे को दे सकता है। तो ये क्यों मैटर करता है? तो पेरेंट्स के अंदर जो है एक डीप मोरल इंस्टिंक्ट होती है, एक फीलिंग होती है जिसके कारण जो है उनके बच्चे सुपीरियर नेचुरल क्लेम कर पाते हैं। उनका जो अटेंशन है उसके तरफ, जो अटेंशन है पेरेंट्स का, उस फीलिंग के कारण वो जो खुद के बच्चे हैं उनके वो ज़्यादा ले पाते हैं। दूसरे बच्चे जो हैं वो उस अटेंशन को इतना नहीं ले पाता है। तो फीलिंग जो है, क्या इसको पॉसिबली डाउट कर सकते हैं? क्या कोई पावरफुल रीज़न है जो इस फीलिंग को डाउट कर सके, जो बता सके कि ये जो फीलिंग है क्या ये मोरली लेजिटिमेट है? और जो दूसरे बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि वो इसलिए अनप्रिविलेज है क्योंकि उनके लक अच्छा नहीं है, बैड लक की वजह से। जो बच्चे जिनको जो है प्यार मिल पा रहा है माता पिता का, उनका जो है लक अच्छा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनका लक अच्छा नहीं है। तो लक के आधार पर इसको जस्टिफाई किया जाता है। तो इसको जस्टिफाई करना किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, तो इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहे। आर्ग्यूमेंट्स दैट सपोर्ट द कॉम्प्रोमाइज व्यू, जो इस कॉम्प्रोमाइज व्यू को जो कहता है कि जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनका सुपीरियर क्लेम है अबव दोज जो हमारे नहीं हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज व्यू के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है जो कि सोशल रोल्स पर आधारित है। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स है प्रॉक्सिमिटी से, यानी कि जो समीपता है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, निकटता है उस पर। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पर्सनल गुड्स, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है। तो तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सोशल रोल्स, जो जस्टिफाई करेगा जो कॉम्प्रोमाइज व्यू है, यानी कि अपने बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उसको जस्टिफाई करता है ये। तो सोशल रोल्स है जैसे कि सिटीजन है, फ्रेंड्स है, हस्बैंड्स है, वाइफ्स है, हॉस्पिटल पेशेंट्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, साइंटिस्ट है, टीचर्स है, कस्टमर्स है, स्पोर्ट्स फैंस है। ये जितने भी सोशल रोल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, इनके कुछ ना कुछ सोसाइटी में रोल्स होते हैं जो उनको फुलफिल करने पड़ते हैं। दीज रोल्स डिफाइन आवर रिलेशन विद अदर पीपल, ये जो रोल्स है ये हमारे रिलेशन तय करते हैं दूसरे लोगों के साथ। दे स्पेसिफाई हाउ वी शुड बिहेव टुवर्ड अदर्स, जैसे टीचर वाइजली गाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स जो है लॉयल होते हैं एक दूसरे के साथ, हस्बैंड जो है फेथफुल होता है अपनी पत्नी के लिए, और इसी तरीके से और भी रोल्स होते हैं। टू द एक्सटेंट दैट यू फेल इन दीज रेस्पेक्ट्स यू विल बी एन इन्फीरियर टीचर। अगर तुम जो स्टूडेंट्स को गाइड करने का रोल है एक टीचर का, उसको फुलफिल नहीं करोगे तो तुम एक इन्फीरियर टीचर कहलाओगे, एक बैड फ्रेंड कहलाओगे अगर तुम लॉयल नहीं रह सकते, एक पुअर हस्बैंड कहलाओगे अगर तुम अपनी पत्नी के लिए फेथफुल नहीं रह सकते। यू कैन अवॉइड दीज ऑब्लिगेशंस बाय डिक्लाइनिंग
टू एंटर इनटू दीज रोल्स। मतलब तुम इन रोल्स में आने के लिए उनको डिक्लाइन भी कर सकते हो। अगर तुम हस्बैंड का रोल नहीं निभाना चाहते तो तुम शादी मत करो। फ्रेंड का रोल नहीं निभा सकते तो तुम फ्रेंड मत बनाओ। टीचर का रोल नहीं निभा सकते तो तुम टीचर मत बनो। तो तुम डिक्लाइन कर सकते हो उन रोल्स को, लेकिन सारे ही रोल्स को तुम डिक्लाइन नहीं कर सकते कि तुम किसी भी सोशल रोल में नहीं रहोगे। जैसे कि पेरेंटहुड है, एक सोशल रोल है, तो मोस्टली सभी पेरेंट बनते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शादी नहीं करते, जो शादी भी कर लेते हैं, जिनको बच्चे पैदा नहीं करने होते, तो पेरेंट नहीं बनते। तुम जो है एक पेरेंट के रोल में नहीं आ सकते। अगर तुम चाहो तो मत बनो भाई पेरेंट। लेकिन अगर बन गए हो तो अगर एक पेरेंट जो अपने बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है तो बैड पेरेंट कहलाता है। एंड दैट इज वाई according to this argument we have obligations to our own children that we do not have to other children। अब क्योंकि हम पेरेंट बन गए हैं तो हमारी ओब्लिगेशन है अपने बच्चों के प्रति। हम दूसरों के पेरेंट नहीं है दूसरे बच्चों के, तो हमारी ओब्लिगेशन उनके प्रति नहीं है। हमारी स्पेशल ओब्लिगेशन है इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर हमारे बच्चों के लिए। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सोशल रोल्स इज प्लॉजिबल बट हैज एटलीस्ट 4 अपरेंट वीकनेस। हमें जो है ये सोशल रोल्स का आर्ग्यूमेंट प्लॉजिबल लग सकता है, लेकिन इसमें भी 4 वीकनेसेस हमें देखने के लिए मिलती है। तो पहली वीकनेस ये है, पेरेंट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। पेरेंट होने के नाते हमारी ऑब्लिगेशन बनती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक जनरल ड्यूटी ऑफ बेनिफिसेंस, एक उदारता हमारी दूसरों के प्रति भी बनती है। तो एक सिटीजन होने के नाते भी हमें दूसरे चिल्ड्रन के प्रति भी ड्यूटी बनती है। एक सोशल रोल है हमारा एज ए सिटीजन भी, तो हम उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ वंस ड्यूटीज टू वंस ओन चिल्ड्रन हैव अ डिफरेंट बेसिस, दे नेवरदलेस आर नो स्ट्रोंगर देन वंस ड्यूटीज टू अदर चिल्ड्रन। ड्यूटीज अलग अलग है, डिफरेंट बेसिस है। एक पेरेंट की ड्यूटी है, एक सिटीजन की ड्यूटी है। एक में जो है तुम्हें एक पेरेंट होने के नाते अपने बच्चों को प्यार देना है, उनकी केयर करनी है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन एक सिटीजन होने के नाते तुम्हें एक उदारता का जो भाव है वो रखना होगा दूसरे बच्चों के प्रति, तो उनके प्रति भी तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तो कौन सी ड्यूटी स्ट्रोंगर है तुम कैसे तय करोगे? तुम्हारी ड्यूटी है एक सिटीजन होने के नाते दूसरे बच्चों के प्रति जो कि डिसएडवांटेज्ड है, अनप्रिविलेज्ड है, उनको तुम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रोंगर नहीं है, ये एक वीक तुम्हारी ऑब्लिगेशन है। और जो पेरेंट होने की जो ऑब्लिगेशन है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है। क्या आधार है ये कहने का? तो तुम ये नहीं कह सकते। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट देखने के लिए मिलता है वो है कि अगर तुम जो अपना पेरेंट होने वाला सोशल रोल है उसको फुलफिल नहीं करते हो तो तुम बैड फादर कहलाओगे या फिर बैड मदर कहलाओगे, अगर तुम मम्मी हो या एक वुमेन हो तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम एक अच्छे नागरिक नहीं हो पाए, अपनी जो ड्यूटी है एक उदारता की जो जनरल ड्यूटी है दूसरे बच्चों के लिए, अगर तुम वो फुलफिल नहीं कर पाए तो तुम बैड मैन भी तो कहलाओगे। एक गंदे आदमी, अगर औरत हो तो एक गंदी औरत भी तो कहलाओगे कि तुम एक सिटीजन होने का जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर रही हो या कर रहे हो। तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ लक। तो इस पॉइंट में जैसे कि मैंने पहले बात करी है कि ये कह देना कि दूसरे बच्चे जो है अनप्रिविलेज्ड है क्योंकि उनका लक नहीं है, लक अच्छा नहीं है। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स का प्यार पा रहे हैं, केयर पा रहे हैं, तो वो लक्की है। तो ये कहना कहाँ तक तार्किक है? इज इट ए मोरली डिसेंट सिस्टम? क्या मोरली ये डिसेंट सिस्टम है जो सोशल रोल का? There is no social role comparable to the parent-child relationship that targets the interest of orphans। कोई parent-child relationship जैसा दूसरा social role हमें देखने के लिए नहीं मिलता है जो टारगेट कर सके जो orphans, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके इंटरेस्ट को, और the interest of children whose parents are unable or unwilling to provide for them। और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाते जो जिनके वो हकदार है, वो प्यार नहीं दे पाते। तो इसको हम कैसे काउंटर करेंगे? तो इस सिस्टम में जो लक है ये अनएक्सेप्टेबली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक यहाँ पर हमने 3 जो है वीकनेसेस देख ली है इस सोशल रोल्स के आर्ग्यूमेंट में। अब बात करते हैं चौथी वीकनेस की, कि जो सोशल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है ये इस आर्ग्यूमेंट को, सोशल रोल्स के
एक नेव आर्ग्यूमेंट मानते हैं, एक रिसेंट इनएक्सपीरियंस्ड आर्ग्यूमेंट मानते हैं कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत पहले से प्रचलित नहीं है, ये अभी की खोज है, अभी ये प्रचलन में आया है। जैसे कि हम बात करें जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है जिसमें अफेक्शनेट रिलेशनशिप देखने के लिए मिलती है हमें, ये एक रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट है। जो नॉर्म है थ्रू आउट मोस्ट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री वो काफ़ी अलग रहा है। लॉरेंस ने द फैमिली सेक्स एंड मैरिज इन इंग्लैंड 1500 से लेकर 1800 के बीच में इसमें बात करी है कि जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कोई अफेक्टिव बॉन्ड्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं। जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट में भी समय नहीं बिताते हैं, उनके बीच में कोई अफेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। वो कांटेक्ट में तभी आते हैं जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं, और बच्चे पैदा करने के बाद भी जो उनके बच्चे होते हैं वो नर्सेज उनको संभालती है, उनकी केयर करती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गई अपर क्लास वालों की बात। अब जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी है वो भी, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, उनके पेरेंट्स भी जो है उनमें कोई अफेक्शन नहीं होता है, और जो पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद जो बड़े हो जाते हैं तो वो जो है हायर कास्ट को सर्व करते हैं पैदा होने के बाद ही। तो कोई जो है वहाँ पर कोई बॉन्ड जो पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो 18th सेंचुरी में हमें ऐसा दिखता है कि जो इम्फेसिस है इन यूरोपियन मोरल्स वो ऑलमोस्ट इंटायरली जो है ड्यूटीज ओव्ड बाय चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। तो चिल्ड्रन ही केवल पेरेंट्स के प्रति जो है अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, पेरेंट्स दूसरी तरफ कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो चिल्ड्रन के प्रति जो है ड्यूटीबद्ध नहीं है। चिल्ड्रन वर कॉमनली सेड टू ओ देयर पेरेंट्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस इन ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग बीन गिवन लाइफ। तो चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री बनकर रहते हैं, क्योंकि वो आभारी होते हैं वो चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने उन्हें जन्म दिया, उन्हें पैदा किया। तो पेरेंट्स की कोई ड्यूटी नहीं है, उल्टा चिल्ड्रन की है बस। ये हमें 18th सेंचुरी में यूरोपियन देशों में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। एक और जो फ्रेंच हिस्टोरियन है जीन फ्लैंड्रिन, वो नोट करते हैं कि जो ब्रिटेनी वेस्ट फ्रांस में एक शहर है, वहाँ पर जो बेटे होते हैं वो फादर की अथॉरिटी पर ही चलते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं अंटिल द एज ऑफ 60। जैसा पापा ने कह दिया वैसा ही बेटे को करना पड़ेगा। अगर जो है उन्हें शादी भी करनी है अपनी मर्जी की और पापा नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो भाग जाए वहां से। तो इस तरीके से दोनों ही स्टोन, लॉरेंस और फ्लैंड्रिन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो पेरेंटल राइट्स है ये एक ओल्ड आइडिया है, लेकिन जो आइडिया है ऑफ एक्सटेंसिव पेरेंटल ऑब्लिगेशंस का, ये अभी रिसेंट का ही एक आइडिया है कि पेरेंट्स को जो है कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। तो ये अभी का आइडिया है, लेकिन जो पेरेंटल राइट्स है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, ये एक ओल्ड आइडिया है। तो 4th पॉइंट में यही कहा गया है कि जो सोशल हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मान सकते, जो सोशल रोल का आर्ग्यूमेंट है उनके लिए एक रिसेंट डेवलपमेंट ही है बस। तो ये 4 वीकनेसेस थी सोशल रोल्स के आर्ग्यूमेंट में। अब बात करते हैं जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, प्रॉक्सिमिटी का आर्ग्यूमेंट, जो कॉम्प्रोमाइज व्यू को फेवर करता है। इसमें क्या है, पेरेंट्स जो है ये बेटर सिचुएटेड होते हैं टू लुक आफ्टर देयर ओन चिल्ड्रन देन टू दोज इन फार स्पेसीज। मतलब पेरेंट्स के खुद के बच्चे उनके ज्यादा नजदीक होते हैं दूसरे बच्चों की तुलना में, उनके बच्चे उनके खुद के घर में रहते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं अपने बच्चों की जरूरतों से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स की जो है स्पेशल ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स देयर ओन चिल्ड्रन। ए हैज ए ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग बी देन फॉर हेल्पिंग सी। अगर ए जो है बेटर सिचुएटेड है टू हेल्प बी, अगर बी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है ए के, तो ए की जो है बी के प्रति ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन कंपैरिजन टू द सी, जो कि ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड नहीं है ए से। डे टू डे केयर इन्वॉल्व्स ए काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन दैट अ पेरेंट कुड नॉट प्रोवाइड फॉर मैनी अदर्स बिकॉज इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो एक पेरेंट जो है अपने बच्चे की डे टू डे केयर कर सकता है, लेकिन जो बच्चा उससे बहुत दूर है तो उसके साथ साथ वो उसकी देखभाल नहीं कर सकता। 2 बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है
तो उनकी एक साथ देखभाल करना इम्पॉसिबल है एक पेरेंट के लिए। तो वो प्रायोरिटी किसको देगा? जो उसके ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी लेस प्लॉजिबल है। हालांकि जब हम कंसीडर करते हैं मोर जनरल फंडामेंटल बेसिक नीड्स को, जैसे कि फूड और बेसिक मेडिकल केयर है, वहाँ पर जो है ये जो आर्ग्यूमेंट है फेल हो जाता है। क्योंकि अब हमें देखने के लिए मिलती है मॉडर्न कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन और एफिशिएंट रिलीफ एजेंसी है जो कि प्रोवाइड करा सकती है फूड और मेडिकल केयर, जो कि बच्चे बहुत दूर सिचुएटेड है या फिर हमारी पहुंच से बाहर है। तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी असिस्टेंस दे सकते हैं, जो ऑब्लिगेशन है हमारा उनके प्रति वो फुलफिल कर सकते हैं। अब जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे संचार के माध्यम है, एफिशिएंट रिलीफ एजेंसीज हैं अब। तो ये दिखाता है कि जहाँ पर डे टू डे केयर की बात आती है तो पेरेंट्स की स्पेशल ड्यूटीज बनती है अपने बच्चों के प्रति। लेकिन हम ऐसा ही सेम नहीं कह सकते जब फंडामेंटल नीड्स की बात आती है। फंडामेंटल नीड्स जो है जैसे कि फूड और मेडिकल केयर देना, ये हम सब बच्चों के लिए, चाहे वो कहीं भी सिचुएटेड हो, उनके लिए हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम पर्सनल गुड्स। हमें एक लविंग रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में। एक पेरेंट जो है अपने बच्चे से प्यार करता है और बदले में उससे प्यार पाता भी है। पेरेंट्स जो है सैक्रिफाइस कर सकते हैं इस बॉन्ड के लिए, कुछ भी इस बॉन्ड को बचाने के लिए। एक पेरेंट जो है अपना प्यार किस तरीके से दिखाता है अपने बच्चे के प्रति, वो अपने बच्चे के जोक्स पर हंसता है उनको सुनकर, उनसे बात करता है, उसको प्रेज करता है बच्चे से को, और उसको डांटता भी है जब जरूरत होती है। यहाँ पर स्पेस आएगा। इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट दीज काइंड्स ऑफ बिहेवियर आल्सो शो पार्शियलिटी। और ऐसा भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ इस बिहेवियर से पार्शियलिटी देखने के लिए मिलती है। जो एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ जैसा कि खेलता है, उसके जोक्स पर हंसता है, उसको डांटता भी है, उसको प्रेज करता है, ऐसा सेम बिहेवियर वो उन बच्चों के प्रति नहीं रखता है जो दूसरे होते हैं, जैसे कि अनाथ बच्चे या फिर जो नीड में हैं। तो तुम कह सकते हो कि भाई ये पार्शियलिटी है उन बच्चों के प्रति। तो यहाँ पर रकेल कहते हैं कि ये जो है प्रॉक्सिमिटी के कारण ही होता है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, डे टू डे केयर हम उनकी करते हैं, हमारे घर में एक साथ रहते हैं। तो हम इसको अगर पार्शियलिटी कहें तो पार्शियलिटी जो है कभी अवॉइड नहीं हो सकती, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, जो बॉन्ड वो शेयर करते हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है हमारे बच्चों का हमारे साथ, वो जो है उन दूसरे बच्चों के साथ नहीं होता। तो ये पार्शियलिटी अगर हो रही है तो इसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, रकेल ऐसा कह रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट में। अब रकेल एक और अप्रोच यहाँ पर देते हैं, वो अप्रोच जो कि मोहिस्ट, जो मोसू के समर्थक है, वो फेवर करते हैं। वो कहते हैं कि इम्पार्शियलिटी का जो आइडियल है उसको पकड़ लो, सिंपली जो है रिजेक्ट कर दो द आइडिया ऑफ स्पेशल पेरेंटल ड्यूटीज, कि तुम्हें जो है स्पेशली अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना है। इस आइडिया को रिजेक्ट कर दो और इम्पार्शियलिटी के आइडिया को अपना लो। सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करो, पार्शियलिटी मत करो बच्चों के बीच में। तो इस आइडियल को यहाँ पर अपनाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर सब बच्चों को एक समान ट्रीट करना है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, उनके लिए हमें स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे। और जिन बच्चों के पेरेंट्स है भी लेकिन वो जो है उतने योग्य नहीं है कि उनको लव और केयर दे सके, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान किया जाए, उनको जो है ऐसी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। और जिन बच्चों के पेरेंट्स है तो वो तो उनको लव केयर कर ही रहे हैं, तो सभी जो है एक समान तल पर आ सके, कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो किसी बच्चे के साथ। तो इस आइडिया की यहाँ पर वकालत होती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर स्पेशल ऑब्लिगेशन का जो आइडिया है वो इस आर्ग्यूमेंट में भी आ जाता है। वी पर्टिकुलर एडल्ट्स जो है उनको असाइन की जाती है स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुक आफ्टर द पर्टिकुलर चिल्ड्रन। तो जो बच्चे जो अनप्रिविलेज्ड है उनके लिए एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ लोगों की, उनको असाइन की जाती है, जिससे कि वो भी एक सेम धरातल पर आ सके। इस यूटोपियन वर्ल्ड के दो फीचर्स हैं मेनली, जैसे कि हमने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड स्पेशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सम चिल्ड्रन। लेकिन ऑफ कोर्स वी डू नॉट बिलीव इन ए यूटोपिया।
इट माइट बी ऑब्जेक्टेड इन द रियल वर्ल्ड वी इनहैबिट। तो जिस संसार में, जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट किया जा सकता है ये जो यूटोपिया का जो आइडिया है, क्योंकि हम इसमें नहीं रहते हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिली होगा या फिर डिजास्ट्रस होगा अगर हम पेरेंट्स को कहें कि वो अपने खुद के बच्चों को फेवर करना बंद कर दें। सिली इसलिए होगा क्योंकि कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, और डिजास्टर इसलिए क्योंकि अगर कोई पेरेंट जो है ये करता भी है तो उनके चिल्ड्रन जो है सफ़र करेंगे इससे बहुत ज़्यादा। तो इस यूटोपिया के बारे में सोचने का पॉइंट ही क्या है फिर? तो रकेल कहते हैं कि इसमें पॉइंट है क्योंकि फिलोसफिकल इंसिस्टेंस जो है कि सारे चिल्ड्रन इक्वल हो जाएं, इक्वल ग्राउंड पर आ जाए, इवन इफ इन द रियल वर्ल्ड इट वुड बी अनवाइज टू अर्ज पर्टिकुलर पेरेंट्स to stop providing preferential care for their own. The practical question is, therefore, how nearly we can expect to approach the ideal system in the real world. कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आइडियल सिस्टम की अप्रोच तक पहुंचने के लिए रियल वर्ल्ड में। हालांकि पूरा इस यूटोपियन वर्ल्ड को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो कर सकते हैं ना, ये उतना प्रैक्टिकल है। And what specific recommendations should be made in light of this to particular parents? तो क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो है दी जा सकती है इस आर्ग्यूमेंट के प्रकाश में पर्टिकुलर पेरेंट्स को? तो ये जो है इस पॉइंट के बारे में सोचा जा सकता है, यूटोपिया पॉइंट है। अब इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होंगे कि कैसे पेरेंट्स जो कि यूटोपिया में नहीं रहते हैं लेकिन एक सोसाइटी में रहते हैं, वो कंसर्न होते हैं जो रिलेशन है ऑब्लिगेशन टू आवर ओन चिल्ड्रन एंड ऑब्लिगेशन टू अदर चिल्ड्रन, कैसे वो उसमें एक सामंजस्य बिठा सके। तो इसके लिए 3 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हमें देखने के लिए मिलता है। पहला है एक्सट्रीम बायस, दूसरा है कंप्लीट इक्वालिटी, और तीसरा कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है मोस्ट कॉमन व्यू। तो इन तीनों व्यू को हम डिस्कस करेंगे, और चौथा व्यू भी फिर डिस्कस करेंगे जो कि है पार्शियल बायस, जिसको खुद रकेल फेवर करते हैं एक तरीके से, जो कि इन तीनों कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज की डिफिकल्टीज जो हैं उसको एस्केप कर जाएगा और कंसिस्टेंसी लाएगा उनके अंदर, और दूसरे पॉइंट्स के साथ भी जो कि हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। तो पहले देख लेते हैं एक्सट्रीम बाइस। ये जो व्यू है इसके अनुसार जो पेरेंट्स हैं उनकी ओब्लिगेशन है टू प्रोवाइड फॉर देयर ओन चिल्ड्रन बट दे हैव नो ओब्लिगेशंस एट ऑल टू अदर चिल्ड्रन। मतलब कि एक्सट्रीमली वो बायस होंगे अपने बच्चों के प्रति, दूसरे बच्चों के प्रति उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी पेरेंट्स की। एनीथिंग डन फॉर अदर चिल्ड्रन इज एट बेस्ट सुपर एरोगेटरी। जो कुछ भी अगर करते भी 1% दूसरे बच्चों के लिए तो ये सुपर एरोगेटरी होगा। मतलब कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है ये करना, उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर ली है अपनी बच्चों की देखभाल करके। अब ये जो है सुपर एरोगेटरी है, ये ऊपर से है। अगर कुछ ऐसा करते भी है, दूसरे बच्चों की देखभाल करते भी हैं, तो इसका उन्हें अलग से बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा कि उनकी प्रेज होगी, प्रशंसा होगी अगर वो दूसरे बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है मोरली उनके लिए। जैसे कि यहाँ पर एक्ट है, एक्ट ऑफ चैरिटी सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स करते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं भी करेंगे तो उनको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो मोरली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो उनकी बहुत प्रशंसा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी ने यहाँ पर इतना दान कर दिया, और इस बिजनेसमैन ने जैसे कि रतन टाटा ने या अंबानी ने इतने पैसे दे दिए, गरीबों की मदद कर दी। तो वो अपनी मर्जी से अगर चाहे तो कर सकते हैं अगर उनका मन है तो, लेकिन वो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। पेरेंट्स में प्रोवाइड नॉट ओनली नेसेसिटीज बट आल्सो लग्जरीज फॉर देयर ओन चिल्ड्रन while other children starve and yet be immune from moral criticism। तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की बेसिक जो नेसेसिटीज है, जरूरतें है, उनके साथ साथ अगर लग्जरीज भी उनको प्रोवाइड करे और दूसरे बच्चों को कुछ भी प्रोवाइड ना करे, चाहे वो भूख से मरते रहे, तब भी उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वो इम्यून रहेंगे इससे, जो मॉरल क्रिटिसिज्म है। तो पेरेंट्स जो है एक्सट्रीम बाइस की तरफ जा सकता है अपने बच्चों के लिए इस आर्ग्यूमेंट में। दूसरा जो व्यू है, आर्ग्यूमेंट है, वो है कंप्लीट इक्वालिटी। यहाँ पर हमें मोरालिटी का जो आइडिया है
जिसमें पेरेंट्स इम्पार्शियल रहते हैं अपने बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए, कोई भेदभाव नहीं करते, कोई पार्शियलिटी नहीं करते। उनके लिए सारे बच्चे अगर इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मॉरल ऑब्लिगेशन उनकी खुद के बच्चों के लिए है वही दूसरे बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट इक्वालिटी का नोशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में कोई भी अगर इस व्यू को एक्सेप्ट करता है, इस पर एक्ट करता है, तो पड़ोसी उसको बोलेंगे कि जो है भाई मोरली डिरेंज्ड हो गया है, ये मोरली ठीक नहीं है, ये जो है एक तरीके से अपने बच्चों के अधिकारों को रिजेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, उनको ट्रीट नहीं कर रहा है लव के साथ, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो है इसको एक अच्छा नहीं माना जाएगा सोसाइटी में कि भाई अपने बच्चों को जैसा वो ट्रीटमेंट देता है वैसा ही दूसरों को भी दे रहा है। तो कोई स्पेशल ऑब्लिगेशन अगर नहीं है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए, तो ये सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है। तो तीसरा व्यू अगर निकल के आता है द मोस्ट कॉमन व्यू, यहाँ पर ऑब्लिगेशन है पेरेंट का to the necessities of life for other children only after one has already provided a great range of luxuries for one's own। यानी कि जो पेरेंट है वो दूसरे बच्चों की बेसिक नेसेसिटीज को तभी ध्यान में रखेगा जब उसने अपने बच्चों की नेसेसिटीज और लग्जरी का ध्यान रख लिया हो। अगर अपने बच्चों को उसने खाना पीना के साथ साथ लग्जरी आइटम जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, गाड़ी, बाइक ये सब भी दे दी है, उसके बाद जो है वो अगर दूसरे बच्चों की बेसिक नेसेसिटीज जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उनका अगर ध्यान रख रहा है, उनको प्रोवाइड करा पा रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन व्यू माना जाता है। तो इस मोस्ट कॉमन व्यू में कुछ ड्यूटी ही केवल इम्पोज की जाती है दूसरे चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग, सब नहीं। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर बात करें, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ओनली ऑन द वेरी रिच, जो बहुत ज्यादा धनी लोग हैं उन्हीं के ऊपर ड्यूटी होती है कि वो जो उनके रिसोर्सेज बच गए हैं आफ्टर दे हैव प्रोवाइडेड एम्पल लग्जरीज फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, कि उन्होंने जो लग्जरीज है अपने बच्चों को प्रोवाइड करने के बाद भी उनके पास कुछ रिसोर्सेज बच गए हैं, तो वो जो है बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए। जो हम सब हैं जो बच गए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है अपने बच्चों की देखभाल करने के बाद, तो वो जो है इस भूख से बाहर ही रहेंगे। तो केवल ड्यूटी अमीरों की है जिनके बच्चों को लग्जरी आइटम्स मिलने के बाद भी अगर कुछ बच गया है तो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर दो जो गरीब दूसरे बच्चे हैं। तो ये व्यू भी एक तरीके से इम्प्लॉजिबल है। स्पेंडिंग मनी ऑन लग्जरीज फॉर सम चिल्ड्रन even once on buying them the latest trendy toys, for example, while others do not have enough to eat। यानी कि अपने बच्चों के लिए लग्जरी आइटम्स पर खर्च करना जब कुछ बच्चे जिनके पास बेसिक चीजें भी नहीं है खाने पीने के लिए, तो ये जो है अच्छा नहीं है, प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो फिर चौथा क्या आर्ग्यूमेंट बचता है वो है पार्शियल बाइस का, जहां पर जो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है तीनों उनमें जो खामियां हैं उसको फुलफिल किया जा सके और दूसरे भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया अपने डिस्कशन में उनके साथ भी कंसिस्टेंट रह सके। तो अगर हम बात करें पार्शियल बाइस की, तो इसमें क्या है, ये कहता है कि जब बात हो सिमिलर नीड्स की, समान जरूरतें हैं अगर, तो आप जो है प्रिफर कर सकते हो अपने बच्चों की देखभाल करना। अपने बच्चों की तुम जो है देखभाल पहले कर सकते हो अगर समान जरूरतें हैं आपके बच्चे और दूसरे बच्चों के बीच में। लेकिन अगर चॉइस है बिटवीन सम रिलेटिवली ट्रिवियल थिंग फॉर योर ओन एंड नेसेसिटीज फॉर अदर चिल्ड्रन, यानी कि तुम्हारे बच्चों को अगर रिलेटिवली लग्जरियस आइटम जो है चाहिए और दूसरे बच्चों को नेसेसिटीज चाहिए, बेसिक जरूरतें हैं उनकी, तो तुम दूसरे बच्चों को यहाँ पर प्रीफर करोगे, उनकी हेल्प करोगे। इफ द चॉइस वर बिटवीन प्रोवाइडिंग ट्रेंडी टॉयज फॉर योर ओन ऑलरेडी वेल फेड चिल्ड्रन और फीडिंग द स्टार्विंग, यू शुड फीड द स्टार्विंग। यानी कि अगर चॉइस करनी है अपने बच्चे की जो कि बिल्कुल वेल फेड है, जिसका पेट भरा हुआ है, वो ट्रेंडी टॉयज की बात है उसको देने की, और दूसरी तरफ वो ऐसा बच्चा है जो कि भूखा है, तो तुम जो भूखा बच्चा है उसकी नीड को फुलफिल करोगे, ना कि अपने बच्चे को जो कि पहले से पेट भरा हुआ है, उसकी सारी डिमांड पूरी हो रखी है, तुम उसको खिलौना दोगे, ट्रेंडी खिलौना, एक लग्जूरियस आइटम दोगे। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। एक वो बच्चा जो कि भूखा है उसकी बेसिक
जरूरत को पहले पूरा करोगे। अगर बात है कि दोनों बच्चे, या तुम्हारा बच्चा भी और दूसरा बच्चा भी, दोनों भूखे हैं, तो पहले तुम अपने बच्चों को देखोगे। मतलब यू मे प्रोवाइड द नेसेसिटीज फॉर योर ओन चिल्ड्रन फर्स्ट, बट यू आर नॉट जस्टिफाइड इन प्रोवाइडिंग देम लग्जरीज while other children lack necessities. Partial bias clearly stands out as a superior view. तो ये जो partial bias का view है, superior view है. It is closer to the utopian ideal than either extreme bias or the most common view. तो utopian ideal से सबसे ज़्यादा close है ये view. It is morally superior in that it makes greater provision for children who have no loving parents. तो morally भी ये ज़्यादा superior है उन बच्चों के लिए जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, उसके लिए ये ज़्यादा प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंसिस्टेंट विद द आर्ग्यूमेंट्स वी हैव कंसीडर्ड सो फार। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी तक कंसीडर किए उन सब के साथ ही कंसिस्टेंट है अभी तक। वी माइट होप दैट चिल्ड्रन ऑफ सच पेरेंट्स हु आर प्रेफरिंग द नेसेसिटीज ऑफ नीडियर चिल्ड्रन ओवर देयर लग्जरीज डू नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज डिप्राइव्ड। तो इस पार्शियल बायस व्यू में हम होप कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है उन पेरेंट्स के जो कि प्रिफर कर रहे हैं, जो नीडी चाइल्ड है, दूसरे उनकी जो नेसेसिटीज़ है, ज़रूरतें हैं, उसको प्रिफर कर रहे हैं ओवर जो खुद के बच्चे हैं उनकी लग्जरी के ऊपर। तो वो बच्चे, उनके खुद के बच्चे, इसको ये ना समझे कि हम डिप्राइव हो गए हैं, हमें जो है हमारे हक से वंचित कर दिया गया है। हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ना सोचे, और हम होप कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को मोरली एडमायर भी करे। लेकिन ये होप जो है ये भी अपने आप में यूटोपियन है, तो हम इसके लिए भी गारंटी नहीं ले सकते, ये भी रियल नहीं है, बस हम होप कर सकते हैं ऐसा। तो पार्शियल बायस व्यू है जो यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा जो है सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है इन सब व्यूज़ में, जिसकी खुद जेम्स रेकल्स भी वकालत कर रहे हैं। तो दैट्स इट, यही था वीडियो में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मोरालिटी, पेरेंट्स और चिल्ड्रन पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।